तस्वीरें पिछले 24 घंटे में जो देखने को आई, वैसी मध्य प्रदेश की सियासत में जो तो देखने को नहीं मिली होगी। अभी तो बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं, कि बीजेपी में किसी प्रत्याशी का टिकट कट जाए और ऐसा बवाल मचे कि सड़कों पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग जाए, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन ये सब कुछ हुआ दतिया में, क्योंकि टिकट किसी मामूली इंसान या छोटे नेता का नहीं, बल्कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कटा था। सवाल यहां पर सभी के जहन में यह है, जो कुछ हुआ कटने के बाद वो सभी ने देखा, टिकट कट चुका है, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट मिल चुका है बीजेपी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप सभी के जहन में, हमारे जहन में, हर व्यक्ति के जहन में होगा कि आखिर खेल हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि राजनीति में जैसा मैं कहता हूं कि जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं, पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग होती है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, तो यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर खेल हुआ क्या, नरोत्तम मिश्रा के साथ खेल कर किसने दिया, और इसकी पटकथा कहां लिखी गई, कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया, और कैसे इतने कद्दावर नेता जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे, जो 4 महीने से तैयारी कर रहे थे उपचुनाव लड़ने की, आखिरकार उनका टिकट तक कट गया। नहीं, विधानसभा का उपचुनाव का आदर्श टिकट तक नहीं पा सके। अगले 20 मिनट आप हमारे साथ बने रहेंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सीधे रुख करेंगे भोपाल, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हमेशा की तरह सियासत में पर्दे के पीछे की जो दास्तां होती है उसे हमें लेकर आते हैं। 3 चीजें होती हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। 3 चीजें होती हैं, क्या, क्यों और कैसे, किसी भी घटनाक्रम में। सबसे पहले कि जब क्या, तो क्या तो सबको पता है कि टिकट कट गया। अब दूसरा आता है क्यों, कैसे पर उसके बाद में आएंगे। लेकिन क्यों कटा, क्यों कटने में सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि नरोत्तम मिश्रा अगर चुनाव लड़ते और जीत जाते तो एक नया पावर सेंटर डेवलप हो जाता, क्योंकि शिवराज सरकार में भी वो नंबर 2 की पोजीशन पर थी। मोहन सरकार वैसे ही इतने सारे पावर सेंटरों से जूझ रही है। ऐसे में इतना बड़ा पावर सेंटर पैदा ही ना हो, उससे पहले उसे स्विच ऑफ कर दिया जाए। क्या सही है? हाँ, देखिए बिल्कुल बड़ी सीधी-सी बात है कि नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कटा है, वो उनका जितना बड़ा कद है, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरे का जो निशान बन गया है कि उसी कद के कारण जो आपने बात कही पावर सेंटर वाली, तो पावर सेंटर की जब भी बात आएगी ये जब भी जो अभी वर्तमान में पावर में है जो नेता, या जिन नेताओं को एक डर सताता है कि आगे क्या होगा, एक फिर नया पावर सेंटर खड़े होगा, और यही बात यहाँ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, संगठन तक कहीं न कहीं बातें इस तरह फीडबैक दिया गया, ये बताया गया। मध्य प्रदेश की सियासत अभी वैसे ही कुछ दिनों से इस तरह चल रही है कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं, बड़े नेता, उनमें टकराव की बातें बार-बार आती रहती है। कभी कैलाश विजयवर्गीय का विवाद सामने आता है, कभी प्रहलाद पटेल की नाराजगी सामने आती है, कभी राकेश सिंह नाराज होते हैं। तो ये सब वो कद्दावर नेता है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दम रखते हैं। इनके खुद के कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ है, इनके पास एक फौज है, और ये सब वो पुराने खाटी कार्यकर्ता हैं जो अब बड़े नेता हो चुके हैं। तो ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा के भी साथ यही सेम स्थिति रही है कि नरोत्तम मिश्रा जब से राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 2023 का चुनाव हारना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा झटका रहा। ऐसी हार और कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी, और उसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ लगातार 2 ढाई साल से बार-बार बातें होती रही कि अब नरोत्तम मिश्रा के लिए क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो फिर अचानक से राजेंद्र भारती जो वहाँ विधायक जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था, वो अयोग्य घोषित होते हैं, और एक बार फिर संभावना बनती है कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होगा और दतिया सीट पर चुनावी मुकाबला वापस से होगा। लेकिन सारे समीकरण, जिस तरह का जो खेल हुआ है, वो बड़ा चौंकाने वाला। सबको लगता था कि अब निश्चित ही नरोत्तम मिश्रा फिर से चुनाव जीतेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट उन्हीं का अच्छा, होगा। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि तैयारी करने लग गए थे। ऑफ द रिकॉर्ड आपसे भी तो कह रहे थे, आपसे भी बात होती है, वो तो बिल्कुल तैयारी कर चुके थे कि लड़ना ही है, 4 महीने से तैयारी कर रहे थे। देखिए बिल्कुल, आप हम लोग पिछले उनकी अगर जो 10-15 दिन की लगातार एक्टिविटी देखें, तो उससे साफ दिख रहा है कि वो यहाँ तक कि अब नामांकन फॉर्म तक ले लिया था उन्होंने। दूसरी बात, वो एक सार्वजनिक मंच से दतिया की जनता से माफी मांग चुके, ये बोल चुके थे कि मुझसे गलती हुई थी, और वो अब गलती कभी नहीं होगी। मतलब एक तरह से उन्होंने पश्चाताप का जो भाव था, वो माफी मांगकर उन्होंने वो तक कह दिया जनता से, सार्वजनिक मंच से कहा। तो वो पूरा मूड बना चुके थे, कार्यकर्ताओं में जोश था, ये साफ लग रहा था। चुनाव शुरू कर चुके थे अपनी तरफ से एक तरीके से। बिल्कुल। हाँ, अब एक सवाल, क्या क्या की एक थ्योरी कि उनका नंबर पावर सेंटर
क्या की दूसरी थ्योरी जो बीजेपी की ट्रेंड बता रही है कि बीजेपी को पुराने क्षत्रपों से किनारा करना है, पुराने क्षत्रपों को किनारे लगाना है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा अगर जीत भी जाते तो उनकी हालत जी मोहन मंत्रिमंडल में वैसी ही होती अमूमन। अव्वल अव्वल तो हो सकता है जैसे गोपाल भार्गव जैसे दिग्गज को नहीं लिया गया, ऐसे उन्हें नहीं लिया जाता, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में उस प्रयोग पर काम कर रही है जिसमें क्षत्रपों को दरकिनार साइडलाइन करना है। देखिए बिल्कुल एक बात साफ है कि अगर वो उन्हें पार्टी टिकट देती और चुनाव जीत भी जाते तो मंत्रिमंडल का फैसला जो विस्तार होना है ये सारा केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय संगठन करता है। तो ये नहीं होता कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते विधायक बनते से मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आ जाती कि चलिए मंत्रिमंडल विस्तार होगा नरोत्तम मिश्रा फिर मंत्री बनेंगे। ये तो बहुत दूर की बात थी। पहली बात तो ये थी कि टिकट मिलना, फिर उसके बाद विधायक भी बन जाते तो स्वाभाविक है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार, जब तक केंद्रीय संगठन हरी झंडी नहीं देता या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऊपर मना कर आते कि अब हमको मंत्रिमंडल विस्तार करना है या अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में दो तीन जो पद खाली है उनको हमें नए पद भरना है, तो मंत्रिमंडल तो बहुत बात की बात थी। हो सकता था कि वो विधायक बनकर ही रह जाते, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है वो डर, नरोत्तम मिश्रा की वापसी का डर, जो वो वापस से अगर आ जाते और विधायक भी बन जाते तो निश्चित ही पावर सेंटर एक और बड़ा खड़ा हो जाता, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के पास भी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क है। और वो आपको भी कल और आज जो इस तरह ग्वालियर में कल हुआ, दतिया में जिस तरह की नाराजगी सामने आई, दिख भी रहा है कि एक खुद का उनका अपना चाहने वालों का एक बड़ा वर्ग है। तो निश्चित ही नरोत्तम मिश्रा का जो बड़ा कद है, तो वो भले ही विधायक होते लेकिन कहीं ना कहीं ये बस ऐसी स्थिति बन जाती कि बार बार रोज खबरें चलने लगती कि बस मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, नरोत्तम मिश्रा बड़े मंत्री बनने वाले हैं, फिर हो सकता है गृह मंत्री बनने वाले हैं। फिर कुछ समर्थकों ने तो ये भी चला ही दिया कि वो उन्हें रोका इसलिए गया, उनका पत्ता ही इसीलिए कटा है कि वो सीएम बनने वाले थे, सीएम के दावेदार हम्म। थे। तो ये जो सीएम पद के जो दावेदारी है ये एक बड़ा खतरा है। और जितने सीएम के दावेदार है और खुद सीएम, कोई भी नहीं चाहता कि फिर से टकराव बढ़े, पॉलिटिकल घमासान हो। और बीजेपी के संगठन को भी केंद्रीय नेतृत्व को भी यही बात बार बार समझाई गई होगी। समझाई गई। अब हम कैसे पे आ जाते हैं, क्यों के दो विकल्प हो गए। पहला तो ये कि उनका उनका जो कद है, जीतते तो पावर सेंटर होते हैं और पावर का जो इक्वेशन है वो गड़बड़ा जाता। और दूसरा ये कि अगर जीत पार्टी की इच्छा यही है कि क्षत्रपों को साइडलाइन लगा दिया जाए, तो फिर जीत कर एक क्षत्रप को और क्यों झेला जाए, इससे अच्छा है कि टिकट ही नहीं दिया जाए। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल है कि खेल हुआ कैसे, यानी कि कैसे ये टिकट कटने की पटकथा लिखी गई। पहली बात, पहला जो चल रहा है, जो असल में पूरे मीडिया में जो चीजें चल रही हैं, हम उन्हीं के पर्दे के पीछे की कहानी स्पष्टीकरण लगा। एक सर्वे का जिक्र किया जा रहा है कि एक सर्वे जो है, उस सर्वे रिपोर्ट में यह हुआ कि नरोत्तम मिश्रा की स्थिति ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं इस बात को मान सकता कि मैं खुद कवर करने गया हूं चुनाव में, जिस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे, उस चुनाव में दतिया के पूरे मार्केट में घुमा हो। चुनाव हरा दिया जनता ने, लेकिन मुंह पर तो कोई कहने को तैयार नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा हारने वाले हैं। तो सर्वे में भला कौन कह देगा। वैसे भी आपका लंबा अनुभव है, एक बात बताइए, उपचुनाव में ऐसा कोई सर्वे होता है क्या, कराया बीजेपी ने? देखिए सबसे बड़ी बात तो सर्वे की थ्योरी ही गले नहीं उतर रही है, क्योंकि आप सत्ता में हो, आपके पास एक 163 161 विधायक है, इतने पावर में हो आप, विकास चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, सारा माहौल पश्चिम बंगाल इतने एक तरफा जीत कर आए, तो अभी तो सब गुडी गुडी है, सब बीजेपी मय है, पूरा देश राज्य बीजेपी मय है। तो एक उपचुनाव के लिए सर्वे कराने की नौबत, मुझे लगता है सर्वे का जो फार्मूला, किसी का टिकट काटना हो तो बड़ा एक अच्छा सा एक बहाना होता है कि सर्वे में आप पिछड़े हुए थे। अब सर्वे कौन करता है, कहाँ होता है? हाँ, हम विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तब ये चलता है, सर्वे होते हैं। और एक नहीं, मैंने
3-3 सर्वे देखे हैं बीजेपी के जो पिछले चुनाव में हुए थे, और उनकी बकायदा सर्वे के बाद की जो बातें सामने आई थी कि ये उसी से लग गया था कि सरकार बीजेपी की बन रही है, लाडली लक्ष्मी का असर है या जो भी स्थितियां है। तो सर्वे तब होते हैं, उपचुनाव में मुझे नहीं लगता कोई सर्वे और इस तरह की बातें होती है। और ये सर्वे से नाम काटा गया, और ये एक तर्क दिया जा रहा, आधार दिया जा रहा है कि जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो नाराज ना हो, उन्हें लगे कि अरे सर्वे में नेताजी की स्थिति कमजोर थी। जबकि मुझे तो सीधे सीधे तौर पर ये लगता है कि संगठन मन बना चुका था, दिल्ली की हरी झंडी थी कि हमें एक नया पावर सेंटर नहीं खड़ा करना है। अभी पहले ही वर्तमान छत्रपों से पार्टी संगठन लगातार परेशान है, रोज विवाद कुछ ना कुछ सामने आते हैं, कभी कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाना, कभी चिट्ठी लिख दी जाती है, कभी सार्वजनिक बयानबाजी हो जाती है। तो ये सब चीजों के बाद एक और नया पावर सेंटर होता तो पूरी एमपी में वापस एक नई स्थिति बनती। फिर जो नाराज रूठे कार्यकर्ता वो एक एक बंगले पे और जाने लग जाते। तो ये सब चीजों को देख के केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया कि इस बार बिल्कुल लो प्रोफाइल चेहरा। और देखिए आप खुद सोचिए कि अच्छा, मुझे एक कहा बात कि बताइए, एक बात ये भी कही जा रही है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात हुई। उसके बाद मोहन यादव दिल्ली जाते हैं और सिंगल नाम दिया, मध्य प्रदेश की तरफ से सिंगल नाम दिया गया था। तो दिल्ली में क्या किसी को सपना आया था कि किसी आशुतोष तिवारी को टिकट देना है, इनका टिकट काट के? इस बात में भी तो ये चल रहा है, असल में इस तरह से ये बातें फैलाई जा रही हैं, या इस तरह की बातों की समीक्षा की जा रही है, या फिर जो थ्योरी दी जा रही है हम उससे अपने अनुभव की कसौटी पे कस रहे हैं, परख रहे हैं दर्शकों के लिए, कि जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से सिंगल नाम गया था। ये कैसे हो सकता है? देखिए बीजेपी की जो परंपरा है, बीजेपी का हमेशा एक सिस्टम काम करता है। संगठन मतलब आप देखेंगे जब टिकट तय होते हैं तो फीडबैक की जो प्रोसेस है वो मंडल से लेके आगे संभाग जिले, जिले से लेके पूरी वर्किंग है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो इस बार कोई ऐसा देखने में नहीं है कोई रायशुमारी हुई हो। एक रायशुमारी शब्द है कि बीजेपी रायशुमारी हाँ। की जाती है। तो वैसे ही इनका पैटर्न है, फिक्स है कि एक पैनल बनाई जाती है, कभी भी सिंगल नाम नहीं भेजा जाता है। ये बात बार बार कहीं ना कहीं कल बोली जा रही है या इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि सिंगल नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गया था, संगठन की तरफ से कई सीनियर नेताओं का भी ये कहना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आशुतोष तिवारी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बिल्कुल अलग है। वो संघ के व्यक्ति हैं, वो संगठन में काम कर चुके हैं। वो पहली बार लाइमलाइट में आए जब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। इसके पहले हम्म। उनका पूरा राजनीतिक जीवन पर्दे के पीछे रहा। हालांकि वो टिकट पहले भी मांग रहे थे, बीच में पिछले चुनाव में उन्होंने भांडेर से भी दावेदारी जताई। वो उनका जन्म भांडेर से हुआ, सेवड़ा सीट से दावेदारी जताई थी उन्होंने। तो वो हम्म। लगातार प्रयास कर रहे हाँ, थे कि लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जहां तक चुनावी राजनीति, उसमें उनका तो ये पहला पदार्पण होगा। पार्षद बिल्कुल चुनाव ही नहीं लड़े इसके पहले वो। बिल्कुल आज तक कोई वो सब सार्वजनिक चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई जनता के बीच नहीं गए। तो निश्चित ही एक सोची समझी रणनीति के तहत नाम जो गए थे वो पुख्ता है। 3 नाम गए थे, वो एक कालीचरण कुशवाहा, एक उनका भी नाम गया था। तो नाम बीजेपी भेजती है, कभी ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से नहीं कहा जाए कि आप तो एक सिंगल नाम भेजो हम देखेंगे। ऊपर इतना समय नहीं है संगठन के पास, पूरा जहां पूरे देश की बात हो तो एक राज्य के उपचुनाव के लिए एक सिंगल नाम आया उसको हटा दिया जाए, फिर दूसरे नाम को आगे बढ़ा दिया जाए। ये सब कहीं ना कहीं फिक्स था, और इस फिक्सिंग के शिकार जो हुए हैं वो नरोत्तम मिश्रा हुए हैं। फिक्सिंग के शिकार हुए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसे में जो प्रक्रिया है, एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्वाभाविक तौर पर उनसे पूछा गया होगा, और प्रदेश अध्यक्ष। हम वो तक मानते हैं कि टिकट होते हैं, और स्पेशली अगर उपचुनाव के टिकट होते हैं तो 2 व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है मध्य प्रदेश की सियासत में, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना। ये दोनों की भूमिका, मुख्यमंत्री मोहन यादव की और हेमंत खंडेलवाल की। अब टिकट कट चुका है, क्या रही होगी? हाँ देखिए निश्चित ही मुझे बड़ा साफ लगता है कि भले ही बात की जा रही हो कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा का सिंगल नाम दिया था, पर मुझे बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। या प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की तरफ से एक ही नाम भेजा गया या संगठन ने एक ही नाम भेजा, क्योंकि केवल ये 2 ही नेता नहीं है जो नाम ऊपर भेजा।
जिन्होंने यहाँ पर आप देखते हैं कि संगठन की व्यवस्था है, अजय जामवाल है, संगठन का काम देखते हैं, शिव प्रकाश है जिनका सीधा आक्षेप है, महेंद्र सिंह जो जो बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रभारी है। प्रभारी है। तो 3-4 बड़े नेता हैं जो जिनकी जानकारी में निश्चित ही होगा, क्योंकि ये सब प्रमुख केंद्र से ही भेजे गए नेता हैं और मध्य प्रदेश में इनका काफी दखल है। तो इन सभी जो 5-6 बड़े टॉप लीडर हैं, इनको सबको पता होगा कि हमें किन नामों को भेजना है, क्या करना है। निश्चित ही ये सही है कि आखिरी फैसला वहाँ दिल्ली में ही होता है, लेकिन ये सब चीजें पहले से तय थी। तो मोहन यादव और इनकी बात की जाए हेमंत खंडेलवाल की, तो इन्होंने भी जो जैसा ऊपर से बताया गया, हाँ, लेकिन ये बहुत ही साफ है कि ना सीएम चाहते होंगे नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले, और हेमंत खंडेलवाल का इसलिए हम, क्योंकि वो अभी 1 साल ही हुआ उन्हें अध्यक्ष बने हुए, और उनका ग्वालियर चंबल की राजनीति में कोई ज्यादा उनका कभी सक्रियता भी नहीं रही है, और वो एक अलग तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन जो पावर सेंटर है वो नरोत्तम मिश्रा को, वही शब्द जो है उसी ने सबसे बड़ा नुकसान किया, और उनके लिए ये एक पावरफुल नेता होना ही सबसे घाटे की बात रही है इस टिकट को कटने में। उसी पावर सेंटर या उसी पावर के कारण उनको नुकसान हुआ। दूसरा एक बात ये भी आई है, एक सूची बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि आखिर कितने लोग चाहते नहीं थे कद्दावर नेताओं में कि नरोत्तम मिश्रा फिर से वापस सदन में आए, फिर से पावर में आए। उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात थी, मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस का जो हिंदी उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें वो टिकट कटने के कारण में एक अलग ही बात बता रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां पर किसी यादव कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। वो यादव कैंडिडेट उनके पूर्व सीएम जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है उसमें एक आईएएस अधिकारी रहे भरत यादव, उनके रिलेटिव रहे। तो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से किसी यादव कैंडिडेट का भी नाम दिया था। ये इस तरह की बातें अगर होती है तो ये बात तो स्पष्ट थी कि कहा भले ही जाए कि पूरा प्रदेश जो है एक तरफा जो है, यहाँ से सिंगल नाम गया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन ऊपर से भी इतनी तानाशाही नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि पहले से ही ऊपर से निर्देश होंगे मोहन यादव को कि आप ये मान के मत चलिए कि हम उनका टिकट कर रहे हैं, कुछ और नाम भी ढूंढिए। हाँ, निश्चित ही देखिए, सिंगल नाम कभी होता ही नहीं है। बीजेपी की परंपरा को हम इतने समय से समझ रहे हैं। वहां एक नाम की तो बात होती ही नहीं है, कि राज्यसभा के लिए हो या अगर हम नगर निगम मेयर के लिए भी हो, तब भी सूची बनती है, 3 नाम पैनल भेजा ही जाता है। तो सिंगल नाम वाली बात तो इसको हम खारिज ही कर दें। अगर दूसरी बात जो आपने बताई, जो ब्यूरोक्रेट्स की बात आ रही है या सक्रियता की बात आ रही, तो निश्चित ही एक राम नरेश यादव एक नाम काफी अचानक से एक नाम चला था, और ये चला कि वो उनको टिकट मिल सकता है, शायद राधे श्याम यादव ऐसा कोई नाम है, मैं राधे श्याम यादव, हाँ हाँ, तो ये नाम चला था कि उनको टिकट मिल सकता है। वो दावेदारी भी कर रहे थे, उन्होंने कहीं टीवी में बयान भी दे दिया था कि पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा। हाँ, तो दावेदारी जिस तरीके से जताई गई थी, फिर आप देखेंगे कि दतिया सीट पे सबसे ज्यादा अगर नरोत्तम मिश्रा का विरोध हुआ खुलकर किसी नेता ने किया, तो वो थे दामोदर यादव। दामोदर यादव और उनके समर्थकों ने इतना खुलकर विरोध शुरू किया था, वो लगातार ये लग भी रहा था कि ऐसा नहीं हो कि कहीं दामोदर यादव टिकट ले आए। तो ये समीकरण भी बनते हुए दिख रहे थे कि ऊपर की राजनीति में समीकरण बड़े बदले हुए होते हैं, और बीजेपी जो चौंकाती है हमेशा, तो कहीं चौंका ना दे। तो आखिर में सारी चीजों के बीच ऐसी बात भी कही गई थी कि सीएम ने कोई और नाम दिया था, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स चाहते थे कि उनके नजदीकी रिश्तेदार, ये बात भी इंडियन एक्सप्रेस में ही हमने आज देखी भी और सुनी। और ये बात हमारे सोर्स भी लगातार कह रहे थे कि 3-4 ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें से भी किसी को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जो आखिरी जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता दिख रही थी या जिस तरह का माहौल था, उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टिकट कटेगा, और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका टिकट कटेगा। तो आखिरी समय में जो सारे लिस्ट आई और चौंकाया, तो निश्चित ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण ऐसा है जो किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन वो परिणाम आगे नजर आएंगे उसके। एक बात और, लिस्ट की हम बात कर रहे थे, स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा पावर सेंटर आकर फिर गड़बड़ाए। वैसे ही परेशान है कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, दुनिया भर के लोगों से। वैसी अगर ग्वालियर चंबल की राजनीति की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और
नरोत्तम मिश्रा की कभी नहीं बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं चाहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा के आने से चंबल का, ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो एक पावर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो। तो नहीं चाहने वालों की फहरिस्त तो लंबी थी, लेकिन सवाल है कि आपकी पैरवी करता कौन है। अब सबके जहन में एक सवाल है कि अमित शाह का बड़ा करीबी माना जाता था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। अमित शाह ने उन्हें कई दूसरे प्रदेशों में चुनाव के वक्त बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज, जब जब अमित शाह मध्य प्रदेश में आए, नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी वहां पर एक ऐसी होती थी। नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय दो मध्य प्रदेश के नेता ऐसे हैं जो माना जाता है कि अमित शाह के सबसे ज्यादा करीब। तो लोग ये भी तो सोच रहे हैं कि अमित शाह के इतने करीबी होने के बावजूद विधानसभा का टिकट नहीं मिला। हाँ, देखिए, दो बड़ी अच्छी बात है इसमें। पहली बात, आपने जो चर्चा में कहा था कि अगर लिस्ट बना ले हम कि कौन नहीं चाहता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक से टॉप के जो 7-8 बड़े नेता हैं, वो भले ही आपस में सब साथ दिखते हैं, लेकिन मन ही मन उनके भी होगा कि यार अब ये भी पावर में आ जाएंगे। तो दिल से कई लोग चाहते होंगे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिले। ये मन में होगा, लेकिन राजनीति में कभी सामने बोला नहीं जाता है। तो पहली बात तो लेकिन जहां निश्चित पूछा है। जाए वहां तो बोला जाता होगा ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अभी तो जो स्थितियाँ हैं, मुझे तो लगता है कि अभी तो इन नेताओं से भी कोई पूछा नहीं जा रहा है। सारे फैसले एक जगह से ही हो रहे हैं। अभी सबकी स्थिति एक जैसी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की मैं भी इतने समय से राजनीति देख रहा हूँ। अभी बड़ा अलग तरह का दौर चल रहा है। तो ये सब अभी की इनसे पूछा जाएगा, और ये सब भी चौंके होंगे। कल जब लिस्ट आएगी तो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, इनने भी देखते से लिस्ट बोला, अरे ये क्या हो गया? नाम ये भी सब मान के बैठ रहे होंगे कि टिकट तय, क्योंकि कोई मुझे चुनाव तो लगता है समिति। आलाकमान ने जैसे इस उपचुनाव के जरिए अगले चुनाव का मैसेज दे दिया हो, संदेश दे दिया हो। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई, तमाम नेताओं को संदेश दे दिया है कि हम देख क्या चाहते हैं। देखिए, आप तो संदेश तो जिस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तभी से सारे उन पुराने नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि नई पीढ़ी की तरफ बीजेपी चल पड़ी है, और ये सभी राज्यों में फार्मूला लागू होगा। और जितने छत्रप नेता हैं जो लगातार पावर में रहे हैं 20 साल से 25 साल से, उन सबके साथ कहीं ना कहीं बीजेपी यही सलूक करेगी, और ये होगा। और ये समझिए कि आप आप ये भले अमित शाह के खास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल। देख लिया आप, कितनी बातें होती जाए, जब सीएम बनाने की बात होती तो कब कोई अमित शाह का कोई की खास व्यक्ति बना राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई की ये खास वो बीजेपी एक अलग तरीके से संगठन की पार्टी, वो अपना तरीके से काम करती है, और वो ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो चौंकाता। आप देखिए, जैसे राज्यसभा टिकट के लिए भी नरोत्तम मिश्रा दावेदार थे। अरविंद भदौरिया अरे जैसे वो प्रदेश दिग्गज, अध्यक्ष के लिए भी दावेदार थे। बिल्कुल। अरविंद भदौरिया जो राज्यसभा के दावेदार थे, कई बड़े ऐसे नेता जो पिछला चुनाव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं संगठन में 25-25-30 साल से मेहनत कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी जो कमलनाथ सरकार गिरी थी उसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले 4-5 नेता हैं, वो सब भी हाशिए पर आ गए हैं। आप देखिए तो इसमें अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा का तो उदाहरण सामने है। और जी। एक बिल्कुल युवा कार्यकर्ता रजनीश अग्रवाल को पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। तो बीजेपी ने वहां भी चौंकाया था। कई लोग वो लिस्ट देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं नई युवाओं की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है, और ये लगातार देखने में आएगा। ऐसे बहुत सारे नेता जो आज हमें बहुत पावर में दिख रहे हैं, अगले चुनाव में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा, ये स्थिति होगी। और उसके बाद भी ये संगठन है, बीजेपी है या अनुशासन, देखिए आप आज देखिए नरोत्तम मिश्रा अभी जब भोपाल पहुंचे तो उनके पूरे बयान सुर बदल गए। उन्होंने क्या, मैं तो प्रचार भी करूंगा और अपनी बात पार्टी फोरम पर करूंगा, और कार्यकर्ताओं को मैंने हिदायत दी है, समझा दिया है कि तो यही वो नेता भी करेंगे। तो बीजेपी अपने जो तरीका है उसी सिस्टम से चलती है, संगठन के अनुसार ही चलती है। वह अनुशासन ही होता है, और अनुशासन के हिसाब से ही नेताओं को काम करना पड़ता है। आज देखिए, आप बयानबाजी देखिए, आप कैलाश विजयवर्गीय सबसे पहले आए कि नहीं नहीं कोई नाराजगी नहीं है जी, हम आशु तिवारी के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। जगदीश देवड़ा का बयान आया, कई वरिष्ठ मंत्रियों ने स्पष्ट तौर पर कर दिया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय तो बहुत खासे नाराज है, लेकिन उनके जो रुख है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा है, और हम नरोत्तम मिश्रा को ही मना लेंगे, तो वो भी प्रचार करे या ना करे, नरोत्तम मिश्रा की हालत या हाशिर देखकर अच्छे अच्छे सन्नाटे में आ गए होंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय बयान क्यों नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि अब आपको पार्टी में अगर रहना है तो पार्टी भले आपको धड़े लगा दे, आपके इतने लंबे अनुभव का, आपकी जमीनी पकड़ का भले लिहाज न करे, और ये बता दे कि पार्टी सबसे बड़ी है,
अब रहना है तो आपको ऐसे ही रहना होगा। जैसे नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि हाँ ठीक है मैं प्रचार भी करूंगा, तो वो जो जिस दिल के साथ कह रहे थे मैं प्रचार भी करूंगा, उनके चेहरे पर वो स्पष्ट देखा जा सकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। अगर हम इस बारे में जुड़े तो मुझे लगता है कि दर्शकों को अब तक स्पष्ट हो गया होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बात मैंने जो कही थी कि अमित शाह का करीबी होना क्या टिकट की गारंटी है, तो सवाल ये होता है कि केंद्र के पावर जो स्ट्रक्चर है उसमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह नंबर 2 पर हैं, लेकिन नंबर 2 पर भी हैं तो है तो नंबर 2 पर। सवाल है कि नंबर 1 क्या चाहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं। एक छोटे से वाक्य का जिक्र करूंगा। साल 2022 का की बात है, पठान नाम की फिल्म आई थी जिसमें कि दीपिका पादुकोण के एक बिकिनी वाले गाने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कमेंट किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में उसी बात को लेकर हिदायत दी थी कि फिल्मों के बारे में गैर जरूरी बयानबाजी से बचें और अपने काम पर फोकस करें। सवाल यह है, नंबर 2 क्यों नहीं एक अपने सबसे चहेते इतने कद्दावर नेता को टिकट क्यों नहीं दिला पाए? आप क्या सोचते हैं? पूरा देखने के बाद मुझे लगता अंदाजा तो लग ही गया होगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अच्छा लगे वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।